आखिर मेरा पति और मेरी ननद रात को बंद कमरे में क्या करते थे। जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी शादी हुए आज तीसरा दिन था, मगर मेरा पति मेरे कमरे में सोने के बजाय मेरी ननद के कमरे में सोता था। मैं पूछती तो कहता कि मेरी बहन को एक बीमारी है, रात होते ही उसको दौरे पड़ते हैं और वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है। एक रात अचानक मैं अपनी ननद के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी ननद के साथ आज मेरी शादी थी। और हर लड़की की तरह ही मेरे दिल में भी हजारों अरमान थे, और मैं बस यही चाहती थी कि मेरा पति बहुत प्यार और मोहब्बत करने वाला हो और बहुत ही ज़्यादा इज्जत करने वाला हो। पार्लर में जब मैं दुल्हन बनकर तैयार हुई थी और खुद को शीशे में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाई थी। दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि आज मेरा पति मुझे पसंद करे और मुझे पूरी ज़िंदगी इज्जत, सम्मान और मोहब्बत के साथ रखे। पार्लर वाली ने जब मुझे तैयार कर दिया तो कहा, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा पति तुम्हें देखते ही अपने होश खो देगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। और ये सुनकर मैं शर्मा गई। मैं पार्लर से अपनी सहेलियों के साथ मैरिज हॉल की तरफ जा ही रही थी कि अचानक गाड़ी सिग्नल पर रुकी। मैंने टाइम पास के लिए इधर उधर देखना शुरू किया। एक दृश्य देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। हमारे साथ जो गाड़ी थी उसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। हैरानी वाली बात ये नहीं थी, बल्कि ये थी कि वो लड़की तो मेरी ननद थी। मेरी ननद को तो इस वक्त मैरिज हॉल में होना चाहिए था, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने फ़ोन करके बताया था कि बारात आ चुकी है, तो ये इस वक्त इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही हैं और फिर ये लड़का कौन है। मेरी ननद ने उस वक्त जीन्स टी शर्ट पहन रखी थी और जिस तरह से आराम से बैठी हुई थी, उससे साफ पता लग रहा था कि मेरी ननद का शादी में आने का कोई इरादा नहीं। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस गाड़ी की तरफ देख रही थी। तभी अचानक सिग्नल खुल गया। मुझे लगा शायद उसने भी मुझे देख लिया है, क्योंकि अब वो गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसी तरह खुद से उलझती हुई मैरिज हॉल पहुंची। बारात आ चुकी थी। पूरा मैरिज हॉल भरा हुआ था। शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी थी। सारा वक्त मैं अपनी ननद को तलाश करती रही थी, मगर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। इसका मतलब तो यही था कि मेरी नज़रों का वो धोखा नहीं था। मैंने सच में ही उसे देखा था। जब मेरी शादी हो गई तो मैंने अपने पति से कहा, अपनी बहन को तो बुलाइए, मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। मेरा पति कहने लगा, अच्छा, मैं उसे तलाश करके आता हूँ, यही कहीं मेहमानों में बैठी होगी। मुझे पूरा विश्वास था कि वह नहीं मिलेगी, मगर मेरी तो हैरत की हद ना रही जब पति के साथ उसे आते हुए देखा। उस वक्त तो कोई और लड़की लग रही थी। सुंदर सा लहंगा पहने, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ और फुल मेकअप। ऐसा लग रहा था कि उस गाड़ी में ये थी या फिर कोई और, लेकिन मेरे दिल में शक तो था। लेकिन ये मौका ऐसा नहीं था कि मैं अपनी तरफ से अपनी ननद से सवाल जवाब करती, इसलिए मुस्कुराकर उससे मिलने लगी। लेकिन शक मेरे दिल में बैठ चुका था। जब विदाई होने लगी तो मेरी ननद कहने लगी, भाई आप भाभी के साथ एक गाड़ी में चले जाएं, मैं दूसरी गाड़ी में आ जाती हूँ। इससे पहले मेरी ननद दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ती, मेरे पति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसी गाड़ी में बैठा दिया और कहने लगा, तुम जानती हो ना, 2 मिनट भी मेरी नज़रों से तुम दूर नहीं हो सकती। अगर तुम मुझसे दूर हो जाती हो तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। मेरी ननद मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई। मैं उन बहन भाई की आंखों ही आंखों में होने वाली बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, मगर अपनी कोशिश में नाकाम रही। गाड़ी घर के आगे रुकी। मेरी ननद ही मुझे एक कमरे में छोड़ने आई। मुझे बेड पर बैठाकर कहने लगी, भाई को आज की रात इस कमरे से बाहर मत निकलने देना, वरना पछताओगी।
उसके अजीबोगरीब बात पर मैं दंग रह गई, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी, बस चुप रह गई। मैंने सोचा, लगता है इसका दिमाग खराब है। भला शादी की पहली रात कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जाएगा। वो मुझे अजीब से अंदाज में देखते हुए चली गई। थोड़ी देर में मेरा पति अंदर आ गया। वो बहुत जल्दी में था। उसने कमरे में आते ही अलमारी से एक डिब्बी निकाली और मुझे देखकर कहने लगा, इसमें तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट है। मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। वो बात तो ख़त्म करके जा चुका था और मैं सदमे की हालत में बैठी रह गई। ये सब आनन फानन में हुआ था और मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला था। मुझे अचानक ही अपनी ननद की बातें याद आई। उसने कहा था कि अपने पति को अपने पास रखना, कहीं बाहर मत जाने देना। तो इसका मतलब तो यही था कि उसे मालूम था कि आज की रात भी मेरा पति बाहर जाने वाला है। वो मेरे साथ रात नहीं गुजारेगा। ये सवाल मेरे दिमाग में आते चले गए और ये सब सवाल मेरे दिमाग में शक भी पैदा कर रहे थे। मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला। मैं इस परिवार को अभी ठीक से जानती तक भी नहीं थी। ननद से भी बस वो 2-4 मुलाकातें ही हुई थी और मैं उसको अभी तक समझ नहीं पाई थी। दूसरी तरफ मेरा पति राजन था। उसे तो मेरे पास बैठना चाहिए था। आज तो हमारी सुहाग रात थी। मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता, जबकि वो तो मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ जा चुका था। ये शादी एक रिश्ते कराने वाली मेरी दूर की मौसी ने कराई थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ ससुराल वालों का झंझट ना हो। जानने वालों में तो मेरे जोड़ का रिश्ता था नहीं और आसपास से जो लोग रिश्ते के सिलसिले में आते थे उन्हें मेरी माँ खुद मना कर देती थी। कहती, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे ही खानदान में करूँगी जहाँ लड़का अकेला हो, ताकि मेरी बेटी राज करे। मेरी माँ ने खुद 20 साल तक जॉइंट फैमिली में गुजारे थे। वहाँ रोज़ लड़ाइयाँ होती। मेरी दादी, मेरी ताई, मेरी चाची ने मेरी माँ का जीना मुश्किल कर दिया था। हम जितने साल उस घर में रहे, हमें सुख चैन नहीं मिल सका था। कभी बुआ पहुँच जाती तो कभी चाची या फिर ताई जी। जरा जरा सी बात पर घर में हंगामा मच जाता। इससे बचने के लिए ही मेरी माँ ने मेरे पापा पर जोर डाला कि अलग घर पर रहो, लेकिन मेरे पापा अपनों से अलग होना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खुद उस घर से निकलने का फैसला कर ही लिया। उस दिन मेरी बड़ी बहन के सिलसिले में कुछ लोग आए थे और यह बात चाची और ताई को गवारा नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर घर में लड़ाई शुरू कर दी और ऊंची आवाज़ में मेरी बहन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगी। वो लोग अच्छे खाते पीते घर के लोग थे और हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि दीदी की शादी वहाँ पर हो जाए, मगर उन लोगों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनको हमारे घर का माहौल पसंद नहीं आया। उस दिन मेरे पापा को एहसास हुआ कि अलग घर लेकर ही रहना ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर हम लोग किराए के मकान में शिफ्ट हुए। कुछ समय बाद मेरी दीदी की शादी हुई, मगर वो भी भरे पूरे खानदान में गई थी। बेचारी हर वक्त अपने ससुराल वालों के रोने रोती रहती और कुढ़ती रहती। इसलिए मेरी माँ ने यह फैसला किया था कि मेरी शादी किसी छोटे परिवार में करेगी जहाँ लड़का अकेला हो। हालांकि मेरे पापा ने कहा था, क्योंकि अकेले लड़के पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो लड़का उनकी नज़रों में होता है और उसके बिगड़ने के चांस कम होते हैं। लेकिन अकेला लड़का जल्दी ही बहक जाता है और गलत कामों में पड़ जाता है। ऐसे ही हम किसी अकेले अनजान लड़के को अपनी लड़की नहीं सौंप सकते। लेकिन मेरी माँ ने तो सोच लिया था और वह उसे पूरा करना चाहती थी। बहुत मुश्किल से यह रिश्ता मिला था। लड़के की सिर्फ एक ही बहन थी। वो अच्छे खाते पीते लोग थे और माँ को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। इसलिए रिश्ता करवाने वाली से कहा, जो भी हो मेरी बेटी का वहीं पर रिश्ता पक्का कराओ। नसीब में यही था, इसलिए यही शादी हो गई। मैंने अपनी माँ से कहा भी था कि अनजान लोग हैं, इसलिए अच्छी तरह पता करवा लें, मगर मेरी माँ ने कहा कि मैंने सब कुछ पता करवा लिया है,
लड़का बहुत ही अच्छा है। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि शादी की पहली रात ही राजन मुझे यूँ छोड़कर कहाँ चला गया। ऐसा तो तभी होता है जब पति गलत काम में पड़ा हुआ हो, यानी कि पति का कहीं दूसरी औरत से चक्कर हो। सारी रात मेरी परेशानी में गुजरी। मैं अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। सुबह 5 बजे मैंने सोचा अपनी ननद से जाकर पूछती हूँ, उसे तो ज़रूर पता होगा कि उसका भाई कहाँ है। मैंने अपनी ननद के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और यह देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया कि दरवाज़ा तो मेरे पति राजन ने खोला था। मैं एकदम चौंक गई। वो अपनी बहन के कमरे में क्या कर रहा था? मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे। मैं गुस्से में बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी बहन के कमरे में क्यों था। मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए था। मैं सारे गलत ख्याल दिल से निकाल देना चाहती थी, लेकिन हालात मेरे दिल में शक पैदा कर रहे थे। राजन मेरे पीछे पीछे चला आया और कहने लगा, मेरी बहन बीमार है, थोड़ी सी दिमागी मरीज भी है। उसे रात में दौरे पड़ते हैं और अक्सर वह खुद को नुकसान पहुंचा देती है, इसलिए मुझे रात को उसके पास रुकना पड़ता है ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। जब राजन ने यह बात मुझे बताई तो मुझे शर्मिंदगी हुई कि कितना अच्छा, कितना ख्याल करने वाला इंसान है, और मैं उस पर शक कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी बहन भी उठ गई। सारा दिन मेरी ननद मेरे साथ साथ रही थी। घर में खूब सारे मेहमान इकट्ठा थे क्योंकि अभी शादी की कुछ और रस्में बाकी बची थी। मेरी मुंह दिखाई भी हो रही थी। सारा समय मेरी ननद मेरे साथ ही रही और मेहमानों से हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो दिमागी मरीज हो सकती है। रात को फिर राजन यही कहकर कमरे से बाहर चला गया कि मुझे अपनी बहन के कमरे में सोना पड़ेगा। वो चला गया और मैं सोचने लगी कि उसे अगर अपनी बहन का ही ख्याल रखना था तो फिर शादी ही क्यों की। ऐसा भला कब तक चलता रहेगा? कब तक रोज़ रात को वो अपनी बहन के कमरे में जाकर सोया करेगा? मैं 2 दिन की दुल्हन थी, मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन राजन को तो मेरे अरमानों की कोई परवाह ही नहीं थी। तीसरी रात भी राजन अपनी बहन के कमरे में जाकर सो गया। आज तीसरा दिन था और मैं इन सब बातों से बुरी तरह तंग आ गई थी। चौथी रात में भी जब राजन अपनी बहन के कमरे में चला गया तो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं बेड पर करवटें बदलती रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 1 बजे जाकर मैंने अपनी ननद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन शायद वो दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। ये सब क्या हो रहा था? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब राजन कमरे में आया तो मैं उस पर बरस पड़ी और पूछा, रात को तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तो वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मैं गहरी नींद में था, इसलिए पता नहीं चल सका। मैंने राजन से कहा कि तुम अपनी बहन के कमरे में सोते हो तो दरवाज़ा लॉक क्यों होता है? दरवाज़ा खुला रखा करो। मेरे सवाल पर वह बौखला गया और एकदम घबरा भी गया। कहने लगा, तुम्हें बताया तो था कि वो दिमागी मरीज है और उसे दौरे पड़ते हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं कमरे को लॉक कर देता हूँ। लेकिन मैं किसी भी तरह राजन का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा, तुम्हें यही डर है ना? तो मैं तुम्हारी बहन के साथ सो जाया करूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, तुम अपने कमरे में सोया करो। मेरा ऐसा कहने पर राजन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पास अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। तभी अचानक बोला, जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती मैं किसी को भी उसके पास या उसको किसी के पास नहीं आने दे सकता। मैं रोने लगी। राजन ने मुझे चुप भी नहीं करवाया और चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी ननद मेरे कमरे में आई और मुझे चुप करवाने लगी। कहने लगी, मैंने तो रात भाई को बोला था कि भाभी दरवाजे पर दस्तक दे रही है, दरवाज़ा खोल दे, मगर भाई ने मना कर दिया। मेरी ननद बहुत डरी हुई भी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें रात को दौरे पड़ते हैं, इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में सोता है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी के रंग दिखने लगे थे। मुझसे कुछ कहना चाहती थी,
लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और बस रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसका यह रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। ऐसा क्या राज था? मेरा पति घर पर ही था, मेरे साथ रहने की बजाय हर समय साये की तरह अपनी बहन के पीछे पीछे ही था। यहाँ तक कि मेरी एक दोस्त ने मुझे और राजन को एक पार्टी में बुलाया तो राजन कहने लगा, तुम अकेली चली जाओ, और अगर मेरा जाना इतना ही ज़रूरी है तो फिर मेरी बहन भी साथ में जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसकी बहन को भी साथ ले जाते हैं। लेकिन मेरी ननद तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरी ननद ने मुझे इशारा भी किया कि मुझे साथ लेकर ना जाए, भाई के साथ आप अकेली चली जाओ। मैंने राजन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजन नहीं माना और उसे साथ लेकर ही पार्टी में गया। मैंने महसूस किया था कि मेरी ननद मेरे पति से काफ़ी डरती है, और मैंने यह भी नोट किया था कि राजन मेरी ननद पर बहुत सख्ती करता है। उसके पास उसका अपना मोबाइल तक नहीं था और उसको घर से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। सारा दिन और सारी रात मेरा पति बस उसी के आगे पीछे घूमता रहता। मुझे तो जैसे उस घर में लाकर भूल ही गया था। एक दिन मैंने राजन से कहा कि तुम्हारी बहन को दौरे पड़ते हैं तो चलो उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। राजन कहने लगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसको दवा खिला रहा हूँ, उसका इलाज चल रहा है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उस दिन दोनों बहन भाई कहीं गए हुए थे। मुझे एकदम अपनी ननद के कमरे की तलाशी लेने का ख्याल आया और मैं अपनी ननद के कमरे में चली गई। ना तो वहाँ कोई गोली मिली और ना ही कोई रिपोर्ट मिली। तो मेरा पति मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था कि उसका इलाज करवा रहा है? अगर ऐसा होता तो दवा के कुछ पत्ते जरूर मिलते, जिससे ये बात साबित होती। अब मुझे राजन पर शक होने लगा था। डॉक्टर के पास ले जाने वाली बात भी राजन ने नहीं मानी थी। मैं सोचने लगी मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसके कमरे की चाबी छुपा ली और कमरे में आ गई। वो दोनों शाम को वापस आए। मेरे पति ने आते ही मुझसे कहा, अब तुम्हारी परेशानी जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, बस कुछ ही दिनों की बात है। मेरी ननद के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह रोती रही है। रात को फिर राजन अपनी बहन के कमरे में चला गया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं सारी सच्चाई जानकर रहूंगी। आखिर मेरे पति और मेरी ननद बंद कमरे में क्या करते हैं? चाबी तो मैंने छुपा ही ली थी। मैंने जल्दी से चाबी निकाली। रात का 1:30 बज रहा था। मैं जल्दी से कमरे का लॉक खोलकर अंदर चली आई। सामने का दृश्य देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मैंने देखा कि मेरे पति ने मेरी ननद को रस्सियों से बांध रखा है और उसका सर अपने कंधे पर लेकर सो रहा है। मेरी ननद शायद जाग रही थी। मुझे देखकर इशारा करके बाहर जाने को कहा। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। मैं राजन को जगाकर पूछना चाहती थी कि ये सब क्या है, मगर जब मेरी ननद ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए तो मैं बाहर आ गई। अपनी ननद की ये हालत देखकर मैं आ गई थी। अब तो मुझे मेरी ननद दिमागी मरीज नहीं बल्कि राजन दिमागी मरीज लग रहा था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिलो दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैं राजन से पूछना चाहती थी कि आखिर उसने अपनी बहन को बांध करके क्यों रखा है। इसी उलझन में पूरी रात गुजर गई। सुबह होते ही मैंने बहाना बनाकर अपनी ननद को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा कि रात को जो कुछ मैंने देखा वो सब क्या था। तो मेरी ननद मेरी बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी, जब से मम्मी और पापा इस दुनिया से गए हैं मेरे भाई का रवैया मुझसे बदल गया है। सारी प्रॉपर्टी पर वो अपना हक समझते हैं और रोज़ मुझसे कहते हैं कि अपने हिस्से की दौलत मेरे नाम कर दो। मेरे पापा अपनी सारी दौलत को हम दोनों बहन भाई के नाम आधी आधी कर गए हैं। मैं मना करती हूँ तो वो मुझे मारते हैं और मुझे परेशान करते हैं। रात को भी मुझे बांध देते हैं। वो मुझे हर पल तकलीफ़ देते हैं जिससे कि मैं डर जाऊँ और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूँ। मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। अगर मैंने भाई को सारी प्रॉपर्टी दे दी तब भी भाई उसको अपने पास नहीं रखेंगे। मेरा भाई गलत आदतों में पड़ा हुआ है।
सारी दौलत उड़ा देगा। अपनी ननद के मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया और मेरा शरीर तो एकदम सुन पड़ गया था। मेरा पति राजन इतना गंदा आदमी हो सकता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर रात को मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ देख ना लेती तो शायद मैं उसकी बातों पर विश्वास ना करती, लेकिन हकीकत तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख ली थी। मेरी ननद मुझसे लिपट लिपट कर रोने लगी, कहने लगी, भाभी मुझे यहाँ से कहीं भेज दो, मेरी जान बचा लो, नहीं तो मेरा भाई मुझे मार देगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से कहीं दूर भेज दो। अब मैं उसको क्या कहती, उसे चुप करवाया और मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर बाद राजन मेरे पास आए और कहने लगा, मैंने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। कल उसको लड़का दिखाने लेकर गया था। अगले मंडे को मैं अपनी बहन को विदा कर दूंगा। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। मेरी ननद तो कुछ और ही कह रही थी कि उसका भाई उसकी शादी किसी बूढ़े से करवा रहा था और बदले में उससे पैसे मांगे थे, और ये तो कह रहा है कि किसी लड़के से रिश्ता किया है। यह सब क्या था? मैं बस यही चाहता हूँ कि अपनी बहन की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊँ। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी पापा के बाद हम दोनों बहन भाई एक दूसरे का सहारा हैं। अपनी बहन की जिम्मेदारियों से फ्री होकर अपने माँ बाप को दिए हुए वादे से फ्री हो जाऊँगा। राजन के मुँह से ये बातें सुनकर मुझे हैरत के झटके लग रहे थे। क्या मेरा पति राजन झूठ बोल रहा था? वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था कि वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कौन झूठा है कौन सच्चा। ये दोनों ही बहन भाई बहुत अजीब हैं। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। राजन ने मुझे उस लड़के की फ़ोटो भी दिखाई थी। लड़का तो देखने में बहुत ही हैंडसम था और उम्र भी ज़्यादा नहीं, 27-28 साल की उम्र थी। जब मैंने यही बात अपनी ननद को बताई तो वो रोते हुए कहने लगी कि भाई झूठ बोल रहा है। भाई ने 50 साल के बूढ़े से मेरी शादी तय की है। बदले में वो बूढ़ा भाई को ढेर सारे पैसे देगा, जिससे भाई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। शादी के नाम पर मेरा भाई मुझे बेच रहा है। मैं क्या करूं? ये कहकर मेरी ननद सिसक सिसक कर रोने लगी और मुझसे मदद मांगने लगी। मैं अपनी ननद की मदद कैसे करती? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अभी मेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ था। मेरी ननद बार बार कह रही थी कि भाभी मुझे इस घर से कहीं भगा दो। मैंने अपनी ननद से कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूँ तो तुम कहाँ जाओगी? वो बोली, अपनी एक दोस्त के घर चली जाऊँगी, वो एक वकील है, मुझे बचा लेगी। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं, वरना उसको अब तक अपनी मदद के लिए बुला चुकी होती। मैंने उसे अपना फ़ोन दिया कि वो अपने दोस्त से बात कर ले। उसने मेरे सामने ही अपनी दोस्त से बात की, लेकिन उससे ज़्यादा बात नहीं की। बस 2-3 बातें ही की कि मेरी भाभी मुझे घर से किसी न किसी तरह निकाल देगी और फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। उसने अपनी सहेली से यह भी कहा कि तुम मेरी मदद ज़रूर करना, मुझे विश्वास है कि तुम मेरा साथ ज़रूर दोगी। अपनी ननद के बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने पर मैं अपनी ननद की मदद करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल घबरा रहा था। फिर तय ये हुआ कि मैं राजन को नींद की गोलियां दूध में मिलाकर पिला दूंगी। राजन के सोने के बाद किसी बहाने उसे रात को अपनी गाड़ी में छुपाकर उसकी दोस्त के घर पर छोड़ दूंगी, क्योंकि ड्राइवर को भी राजन ने सख्त आदेश दे रखे थे कि मेरी बहन कहीं भी बाहर नहीं जाने पाए। जैसे ही रात के 10 बजे मैंने राजन को सुला दिया। दूध पीते ही आधे घंटे के अंदर ही अंदर राजन सो चुका था। हमारे पास यही एक मौका था। मैंने अपनी ननद से कहा कि तुम जाकर कार की पिछली सीट पर छुप जाओ। मैंने चौकीदार से कहा कि गेट खोल दो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। चौकीदार ने तुरंत गेट खोल दिया। मैं गाड़ी सड़क पर ले आई। कुछ ही देर में हम एक घर के सामने खड़े थे। मेरी ननद कहने लगी, भाभी आप अब घर चले जाओ वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन मैं उसे पूरी सुरक्षा के साथ घर के अंदर तक छोड़कर आना चाहती थी और उसकी दोस्त से मिलकर उसे कहना चाहती थी कि मेरी ननद का ख्याल रखना। मेरा इरादा यही था
कि यहाँ से सीधा अपने घर जाऊंगी और अपने माँ बाप को अपने पति की सारी सच्चाई बता दूंगी। जो अपनी बहन का नहीं था वो मेरा कैसे होता। यही सोचकर मैं गाड़ी से नीचे उतरी थी कि तभी गेट खोलकर एक लड़का बाहर आया। उस लड़के को देखकर मैं एकदम से चौंक गई। ये तो वही लड़का था जिसको मैंने अपनी शादी वाले दिन अपनी ननद के साथ कार में देखा था। जब राजन को मैंने अपनी ननद पर इतनी सख्ती करते देखा था तो ये ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया था कि उस दिन गाड़ी में मेरी ननद हो सकती है। मैंने सोचा कि वो कोई और लड़की होगी। मेरी ननद को इतनी आज़ादी कहाँ कि वो किसी लड़के के साथ अकेली गाड़ी में घूम सके। लेकिन आज जब मेरी ननद उस लड़के के पास आई और जब उस लड़के को मैंने देखा तो मैं चौंक गई। वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मेरी ननद गाड़ी की दूसरी तरफ से निकलकर मुझसे कहने लगी, भाभी ये मेरे दोस्त का भाई है, मैं अंदर जा रही हूँ, आप घर जाएं। लेकिन मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। मैंने एकदम फैसला किया और अपनी ननद से कहा, गाड़ी में बैठो, हम वापस जा रहे हैं। लेकिन मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा जब मेरी ननद ने मेरा हाथ जोर से झटका और भागकर उस लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सॉरी भाभी, मगर अब मैं वापस नहीं जा सकती। मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ उसी की खातिर झूठ बोलकर आपको यहाँ लेकर आई हूँ। अभी शायद मेरी ननद कुछ और भी कहती, लेकिन उस लड़के ने मेरी ननद को अपने पीछे किया और मेरी तरफ आते हुए शैतानी हंसी हंसकर बोला, मगर मुझे तो तुम्हारी भाभी पसंद आ गई है, एक के साथ एक फ्री। उस लड़के की बातें सुनकर मैं घबरा गई। मेरी ननद भी एकदम चौंकी थी। वो लड़का उसी शैतानी हंसी के साथ बोला, मैं तो तुम्हारे लिए तड़प रहा था कि कब तुम आओ और कब मेरी प्यास बुझाओ, मगर अब देखो, अब तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी भाभी भी फंस गई है। इतनी देर में मैं गाड़ी से नीचे उतर आई थी और अपनी ननद का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाने लगी थी। तभी उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घर के अंदर खींचने लगा। मेरी ननद ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी खातिर मैंने अपने इतना प्यार करने वाले भाई को धोखा दिया। जैसे ही मेरी ननद ने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा तो उस लड़के ने फ़ोन करके 2 और लड़कों को बुला लिया। मुझे उन लोगों के इरादे खतरनाक लग रहे थे। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो मुझे और मेरी ननद को खींचकर अंदर ले जा ही रहे थे कि उसी वक्त पुलिस की गाड़ी के सायरन बजने लगे। पुलिस के साथ साथ अपने पति को आते देखकर मैंने भगवान का धन्यवाद किया और मेरी जान में जान आ गई थी। पुलिस तुरंत उन लड़कों को पकड़कर ले गई। मैं हैरान थी कि मेरे पति राजन को तो मैंने नींद की गोलियां दे दी थी, फिर वो यहाँ कैसे आए? राजन कहने लगा, मेरी बहन के महीनों पहले इस लड़के से मुलाकात हुई थी और वो इसके प्यार के जाल में फंस गई। जब मुझे पता चला तो मैंने इस लड़के के बारे में सारी जानकारी लेनी शुरू कर दी। अगर ये लड़का ठीक होता तो मैं अपनी बहन की शादी खुशी खुशी इस लड़के के साथ कर देता। लेकिन मुझे पता चला कि ये लड़का धोखेबाज है और करैक्टर का गिरा हुआ आदमी है। मैंने अपनी बहन को उस लड़के के बारे में सारी सच्चाई बताई, लेकिन मेरी बहन ने मेरा विश्वास नहीं किया, उल्टा उसकी बातों में आकर मुझ पर ही शक किया और घर से भागने की प्लानिंग करने लगी। तब तक मेरी शादी का दिन आ गया था, इसलिए मैंने इस बार सख्ती की और उसे कमरे में बांधकर सोने लगा, क्योंकि ये दोबारा भागने की कोशिश कर चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि ये भागकर उस आवारा लड़के के हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था। उसने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सब कुछ झूठ था। कल जब तुम दोनों प्लान कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था और फैसला किया कि तुम लोगों को जो करना है तुम कर लो, ताकि तुम लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। हो सकता है ऐसा करने से ही मेरी बहन को अकल आ जाए, क्योंकि इंसान को जब तक ठोकर ना लगे वो बाज नहीं आता। इसलिए मैंने तुम लोगों को जाने दिया और वो गोलियों वाला दूध फेंक दिया था। मुझे यकीन था यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर होगा,
इसलिए पुलिस को लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। सब कुछ सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी। मेरी ननद भी सर झुकाए हुए आंसू बहा रही थी। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो भाई। उस लड़की की बातों में आकर मैं अपना नुकसान करने चली थी। उसने मुझे धोखा दिया और मुझे आपके खिलाफ ही खड़ा कर दिया। मेरी ननद ने मुझसे भी माफ़ी मांगी। मैंने और राजन ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसे एहसास हो गया था हमारे लिए तो यही बहुत है। कुछ ही दिनों बाद हमने उसकी शादी कर दी। आज वो अपने घर में खुश है और मैं अपने पति राजन के साथ खुश हूँ। मेरा पति राजन एक अच्छा भाई होने के साथ साथ अच्छा पति भी है और साथ ही एक बहुत अच्छा इंसान भी है। ऐसे अच्छे इंसान किस्मत वालों को ही मिलते हैं और मैं बहुत किस्मत वाली थी कि राजन जैसा पति मुझे मिला। इसके लिए मैं परमात्मा को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। बस आज की कहानी यहीं तक। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी आखिर मेरा पति और मेरी ननद रात को बंद कमरे में क्या करते कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।